चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय, जिसका नाम है आत्रेय भद्र काव्य अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अनपन चतुष्क का द्वितीय अध्याय है और अनपन चतुष्क के 4 अध्याय आहार के लिए ही कहे हैं, क्योंकि यह आहार संबंधित है और प्रत्येक प्राणी को जीवन के लिए आहार लेना होता है। तो उस दृष्टि से ये चारों ही अध्याय केवल आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए न होकर बल्कि ये सभी के लिए है, यानी सभी जन साधारण के लिए भी ये उतने ही महत्वपूर्ण है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन आहार द्रव्यों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। और इस अध्याय के अंतर्गत आहार के घटकों यानी द्रव्यों के गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव को बहुत ही सरलता से बताया गया है, यानी इसको समझना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम आधुनिक दृष्टि से आहार घटकों के विषय में जानना चाहते हैं तो उसमें प्रत्येक द्रव्य के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा को समझने के लिए हमें अलग अलग टेस्ट करने होंगे और उसके लिए मशीनें चाहिए होंगी और भी अन्य केमिकल्स चाहिए होंगे जिनके द्वारा हम उनको जान सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टि से ये बहुत ही सरल काम किया हुआ है और उसके लिए हमें इन रस, वीर्य, विपाक आदि को जानना होगा। और उसी संदर्भ में हमने पूर्व कक्षा में 6 रसों के विषय में जाना था। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी द्रव्य या तो मीठे हैं या खट्टे हैं या नमकीन है, या फिर वे मिर्च मसाले यानी जैसे काली मिर्च वाले और इसके साथ कड़वे हैं या फिर कसैले हैं। तो ये 6 ही स्वाद मुख्य माने गए हैं और इन 6 रसों का अपना गुण कर्म है, यानी उनसे क्या प्रभाव होगा ऐसा यहाँ पर कहा है। और आयुर्वेद का यह पक्ष हमारी रसोई में भी बहुत दिखाई देता है। यानी यहाँ जब खाना बनाया जाता है तो उस समय ये मालूम होता है कि अगर हम इसमें मीठा डालेंगे तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार कार्य करेगा, और अगर यह द्रव्य मिर्च मसाले वाला है तो उसका प्रभाव किस तरह से होगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से बताई गई हैं और इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए, यानी जो हमने रस के बारे में जान लिया है, अब उसके पश्चात विपाक के बारे में जानते हैं कि विपाक क्या चीज़ है। लेकिन इससे पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर विपाक के विषय में जानते हैं। रस के बाद विपाक का लक्षण कहा जा रहा है। कटु, तिक्त, कषाय रस वाले द्रव्यों का विपाक प्राय कटु होता है और अम्ल रस वाले द्रव्यों का प्राय अम्ल होता है, और मधुर रस वाले द्रव्यों का और लवण रस वाले द्रव्यों का विपाक प्राय मधुर होता है। तो यहाँ पर 3 तरह के विपाक बताए हैं, कटु, अम्ल और मधुर। और इनमें जो 6 रस पहले बताए गए हैं उनमें से कटु, तिक्त, कषाय जो अंतिम 3 रस हैं उनका विपाक कटु ही होगा, और अम्ल रस यानी खट्टे द्रव्यों का विपाक कटु ही होगा, और मधुर रस यानी मीठे द्रव्य और साथ में लवण रस मतलब जहाँ पर नमक है उन दोनों का विपाक मधुर होगा। तो ऐसा यहाँ पर कहा है। प्रश्न ये है कि विपाक क्या है, तो उसके लिए ऐसा कहा कि खाए हुए मधुर आदि रस वाले द्रव्यों का महास्रोत में जठराग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जिस रस विशेष की उत्पत्ति होती है उसको विपाक कहते हैं। कहने का भाव ये कि जब भी आहार द्रव्यों का सेवन किया जाता है तो उसका पाक होता है, यानी उसका पाचन होता है, और पाचन के पश्चात जो रस होगा उसको विपाक कहा जाएगा। अब पाक भी 2 तरह का है। पहला है अवस्था पाक, दूसरा है निष्ठा पाक। यहाँ पर जिस विपाक की बात हो रही है उसे निष्ठा पाक कहा जाता है। लेकिन अवस्था पाक क्या है? अवस्था पाक वो कि जब सेवन किए हुए आहार का पाचन शुरू होता है तो उसमें 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में कफ बनता है, दूसरे में पित्त और तीसरे में वात। ये वो अवस्था है जिस समय अन्न का पाचन हो रहा है,
यानी जब अन्न का सेवन किया उस समय कुछ घंटे कफ की अधिकता रहेगी, लेकिन उसके पश्चात वहाँ पित्त की अधिकता होगी और फिर बाद में वात की अधिकता होगी। ये जो तीनों स्थितियाँ हैं इसको हम अवस्थापाक कहेंगे। लेकिन इन तीनों स्थितियों के बाद जो रस बनेगा वो रस निष्ठापाक होगा और उसे ही विपाक कहा जाएगा, और वो विपाक ही कर्म करने वाला होगा। तो यहाँ पर इस तरह 3 विपाक कहे हैं, वो है कटु, अमल और मधुर। लेकिन यहाँ पर प्राय शब्द का प्रयोग किया है, यानी तीनों के लिए ही, कि अगर कटु तिक्त कषाय का विपाक प्राय कटु होगा तो यह निश्चित नहीं है, वहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। इसी तरह आगे भी कहा कि अमल द्रव्यों का विपाक प्राय अमल होता है, यानी यहाँ पर भी अपवाद है। और मधुर और लवण रसों का विपाक प्राय मधुर होता है, तो यहाँ पर भी अपवाद है। लेकिन अपवाद में कौन कौन से द्रव्य हैं उनके विषय में अभी आगे कहा जाएगा। और अब इसके पश्चात स्निग्ध तथा रुक्ष रस के बारे में कहा जा रहा है, यानी जो हमने 6 रस जाने थे उनमें 3 मुख्य स्निग्ध हैं और 3 रुक्ष हैं। तो यहाँ पर स्निग्ध होने के कारण मधुर, लवण और अमल, ये तीनों ही रस वात, मूत्र और पुरीश को निकालने में प्राय सुखकर होते हैं। यानी मधुर, लवण और अमल ये तीनों ही स्निग्ध हैं, तो स्निग्धता होने के कारण मतलब उनमें चिकनाई होने के कारण ये तीनों ही रस वात, वायु और मूत्र और पुरीश को निकालने में प्राय सुखकर होते हैं। यानी अगर इनका सेवन किया जाए तो उससे वायु, मूत्र और पुरीश की प्रवृत्ति ठीक ढंग से होती है। तो जहाँ पर इनकी रुकावट हो रही है वहाँ चिकित्सा की दृष्टि से मधुर, लवण और अमल रस का प्रयोग करना होगा। मधुर रस स्निग्धता लिए हुए है, इसके साथ वह गुरु भी है और शीत भी है। तो अगर ये हम गुणों को जान लें तो हम मधुर रस का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें इनकी प्रवृत्ति को करवाना है, और साथ ही वहाँ पर शीत द्रव्य भी प्रयोग में लाने हैं, क्योंकि ये स्निग्ध, शीत और गुरु है। और इसके अलावा अब यहाँ लवण और अमल रस के बारे में कहा, तो लवण और अमल भी ये दोनों भी स्निग्ध हैं, लेकिन ये लघु हैं, इसलिए इनका प्रयोग हमें जहाँ पर अग्नि महाभूत की अधिकता देनी है वहाँ इनका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ ऐसा समझाने का प्रयास किया है कि वात, मूत्र और पुरीश को निकालने में मधुर, लवण और अमल सुखकारी होते हैं। और इसके साथ रुक्ष होने के कारण कटु, तिक्त, कषाय ये तीनों ही रस वात, मूत्र, मल और शुक्र को निकालने में दुखकर होते हैं। अब ये रुक्षता लिए हुए हैं, यानी मधुर, अमल, लवण रस के विपरीत हैं। मधुर, अमल रस अगर प्रवृत्ति करवाने वाले हैं तो ये रोकने वाले हैं, इसलिए जहाँ पर इनकी प्रवृत्ति रुक रही है उस समय कटु, तिक्त, कषाय का प्रयोग नहीं करना है। और जहाँ हमें रोकना है, अगर अतिसार हो रहा है और उस समय अगर औषधियों का प्रयोग करवाना है या द्रव्यों का प्रयोग करवाना है तो वहाँ कटु, तिक्त, कषाय का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर बताने का मकसद था। अब विपाक का अलग अलग कार्य बताया जा रहा है। उसमें ऐसा कि कटु विपाक वाले द्रव्य शुक्र को नष्ट करते हैं और मल मूत्र को बांधते या रोकते हैं और वात को बढ़ाने वाले होते हैं, और मधुर विपाक वाले द्रव्य मल मूत्र को निकालते हैं और कफ और शुक्र को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर कटु विपाक और मधुर विपाक इन दोनों के गुण कर्म को कहा गया है, और ये दोनों ही विपाक एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जैसे कटु विपाक वाले मल मूत्र की प्रवृत्ति को रोकने वाले हैं और शुक्र वीर्य को कम करने वाले हैं, लेकिन इसके विपरीत मधुर विपाक वाले द्रव्य मल मूत्र की प्रवृत्ति को चलाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, और शुक्र को
बढ़ाने वाले हैं, तो इसके ये विपरीत कार्य करने वाले हैं। तो जहाँ पर जिन द्रव्यों की आवश्यकता होती है वहाँ पर उन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अतिसार हो रहा है तो वहाँ पर कटु विपाक वाले द्रव्यों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि वहाँ पर मल अधिक मात्रा में आ रहा है तो उसको हमें रोकना है, तो उसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर विबंध हो रहा है यानी वहाँ पुरुष की मात्रा कम है और मल निष्कासन नहीं हो रहा है तो उस समय हमें मधुर और लवण द्रव्यों का प्रयोग करना होगा। तो इस दृष्टि से इनको यहाँ पर कहा गया है। और इसके अलावा अब अम्ल पाक वाले द्रव्यों के विषय में कहा जा रहा है कि जो खट्टे द्रव्य हैं उनका जो विपाक होगा वो भी खट्टा ही होगा, यानी अम्ल द्रव्यों का विपाक अम्ल। लेकिन उसके गुण बता रहे हैं कि ये पित्त को बढ़ाते हैं। अब पित्त को क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि अम्ल द्रव्यों में अग्नि महाभूत की अधिकता है। तो अग्नि महाभूत अधिक है इसलिए वे पित्त को बढ़ाने वाले होंगे। तो अगर अम्ल द्रव्यों का अधिक प्रयोग किया जाएगा तो पित्तज रोग उत्पन्न होंगे। इसके अलावा रक्तज रोग भी उत्पन्न होंगे, ये हम पूर्व कक्षा में जान चुके हैं। और मल मूत्र को निकालते हैं। जिस प्रकार मधुर विपाक वाले द्रव्य मल मूत्र को निकालने में सहायक है, उसी तरह से अम्ल द्रव्य भी मल मूत्र को निकालने वाले हैं और इसमें शुक्र को नष्ट करते हैं। तो पहले भी ऐसा कहा कि कटु विपाक वाले द्रव्य शुक्र को नष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों का मिला जुला प्रभाव हुआ। मधुर द्रव्यों की तरह ये मल मूत्र की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन कटु तिक्त कषाय यानी कटु विपाक की तरह ये शुक्र का नाश करने वाले हैं। तो इस तरह हमें अम्ल द्रव्यों के विषय में जाना। अब इसके पश्चात गुणों की विशेषता ही आगे बताते हुए ऐसा कह रहे हैं कि द्रव्यों में गुणों की विशेषता से अर्थात गुणों के तारतम्य से उन द्रव्य गुणों के अनुसार होने वाले विपाक के लक्षणों में अल्पता, मध्यता और अधिकता का ज्ञान लेना चाहिए। कहने का भाव ये कि अगर हम मधुर द्रव्यों की बात कर रहे हैं तो मधुर में अलग अलग अगर द्रव्य लेते हैं, जैसे गेहूँ लिया, चावल लिया और साथ में गुड़। अब इन तीनों में मधुरता अलग अलग है, लेकिन इन द्रव्यों में मधुर विपाक होगा, लेकिन वो विपाक भी इन द्रव्यों की मधुरता के अनुसार ही होगा। अगर द्रव्य में मधुर रस अधिक है तो वहाँ पर विपाक भी अधिक मधुर होगा, लेकिन अगर तुलना में द्रव्य में मधुरता मध्यम है तो विपाक भी मध्यम होगा। और इसी तरह से अगर मधुरता न्यून है तो विपाक भी उसी प्रकार का होगा। तो यहाँ पर यह उनकी न्यूनता और अधिकता के बारे में बताया है। इस प्रकार हम विपाक से ये जान सकते हैं कि जिन द्रव्यों का हम सेवन करते हैं उन द्रव्यों के स्वाद के अनुसार हम विपाक को जानते हैं और फिर वह विपाक को जानकर ही हम उसके प्रभाव को जानेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार विपाक के विषय में कहा गया है। हम आने वाली कक्षा में वीर्य के बारे में जानेंगे कि वीर्य क्या है और वो किस तरह से कार्य करता है। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि अम्ल रस का पंच भौतिक संगठन क्या है। तो इसका उत्तर है कि अम्ल रस का पंच महाभौतिक संगठन के अनुसार ये द्रव्य पृथ्वी और अग्नि महाभूत की प्रधानता वाले हैं, यानी इसमें पृथ्वी और अग्नि महाभूत की अधिकता है और इसी के अनुसार ही ये द्रव्य लघु हैं, उष्ण हैं और स्निग्ध हैं और इन्हीं के अनुसार ये कार्य करते हैं। खट्टे द्रव्य यानी अम्ल द्रव्य पाचन है, दीपन है और आहार में रुचि उत्पन्न करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अनेक और भी उपयोगों को हम पूर्व कक्षा में जान चुके हैं। अब सही उत्तर जानने वाले आप सभी
बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि इन्हीं 6 रसों के गुण कर्मों को जानते हुए हमने एक स्थान पर ये जाना था कि केशों के लिए एक रस ऐसा है जो अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो वह हानिकारक होता है। यानी पालित, खालित्य और इंद्रलुप्त ये 3 रोग हैं। यानी जब बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं या फिर जब बाल झड़ने लगते हैं, और इसके अलावा जब दाढ़ी के बाल गिर जाते हैं यानी वहाँ पर चकती हो जाते हैं, तो इस तरह इन स्थितियों में एक रस का निषेध बताया जाता है। यानी उस रस का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। तो प्रश्न ये है कि ये सब स्थितियों में किस रस की अधिकता से रोग बताए गए हैं। यानी आपको उस रस का नाम बताना है। और आशा है कि आप इसे जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अब इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।